जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, हम देख रहे हैं संपूर्ण हिंदी। आपको पता है कि जो आपके एग्ज़ाम है दोस्तों, चाहे वो यूपी के हों या फिर दोस्तों यूपीएसआई आने वाली वैकेंसी या फिर आपके लेखपाल हो, उसके बाद वीडियो के या फिर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड के या फिर यूपी टेट सुपर टेट किसी भी तरीके के जो एग्जाम हो रहे हैं, सबके लिए हमने कहा था कि हम नए सिरे से हिंदी शुरू करेंगे और संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे। इसमें आपका हिंदी साहित्य भी इंक्लूड होगा, क्योंकि दोस्तों अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें आपके हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें खास बात क्या है कि इसमें जो भी आपके यूपीएसआई के जो पेपर हुए हैं अभी 2021 में, तो उसके भी क्वेश्चन हम शामिल करके दोस्तों आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों आप लोगों के कहने पर हमने ये बैच चलाया था, ठीक, ज्ञान हिंदी बैच। ठीक है, इसमें संपूर्ण हिंदी हम आपसे वादा करते हैं संपूर्ण हिंदी पढ़ाएंगे सभी परीक्षाओं, जैसे कि आपके यूपी पुलिस हो गए और रेडियो के, है ना, लेखपाल का हो गया, फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया और वीडियो के दोस्तों। और इसके अलावा जो यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी दोस्तों, आगामी वैकेंसी, तो उसके लिए हम फोकस करेंगे। एक चीज बता दें कि इससे मतलब हिंदी पढ़ने के बाद दोस्तों और किसी से हिंदी पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारा दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, इतना आप कंफर्म समझिएगा कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, हमने प्लेलिस्ट बना दिया अलग से संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच के नाम से, 2022 के नाम से। ठीक है, तो इस पे दोस्तों ये वीडियो आपको बढ़ते रहेंगे। अभी दोस्तों हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज दोस्तों आपको बता दें कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखिए, वर्णमाला हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, वर्णमाला पढ़ लिया था। ठीक है, वर्णमाला हमने स्वर पढ़ लिया था। तो अब शुरू करते हैं व्यंजन से। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि पहले वीडियो में हमने इसके पहले हम स्वर तक पढ़ चुके थे, तो स्वर हमने एक ही वीडियो में देखा था। आज हम व्यंजन को इसी वीडियो में समाप्त करेंगे। अब देखिए, ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपको अगर कोई भी डाउट रह जाता है वर्णमाला संबंधित और कोई भी बुक उठा लेना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन आपके वर्णमाला पढ़ाने के बाद छूट गया था। ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं व्यंजन से। तो दोस्तों आप स्वर पढ़ चुके हैं। ठीक, स्वर हमने पढ़ा दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है और 11 हमने पढ़ लिए हैं। तो अब देखिए, देखते हैं व्यंजन। अब देखिए व्यंजन क्या होता है। हमने बताया था कि दोस्तों जो वर्ण होते हैं ना, वर्ण को हम 2 भागों में बांटते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर हम देख चुके हैं। अब देखिए व्यंजन क्या होते हैं, समझिएगा। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, परिभाषा पूछा जाएगा कि स्वर की सहायता से क्या बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं, वर्णमाला बोले जाते हैं, या वर्ण बोले जाते हैं दोस्तों। तो आपको बताना है क्या, व्यंजन बोले जाते हैं। और एक चीज याद रखेंगे, व्यंजन जो है स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। जैसे कि अब देखिए क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि स्वतंत्र रूप से फिर क्या बोले थे। अगर व्यंजन नहीं बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या बोले जाते हैं, तो हमने बताया था आगे कि स्वतंत्र रूप से क्या, स्वर बोलते हैं, स्वर बोले जाते हैं स्वतंत्र रूप से। मगर व्यंजन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाएंगे। व्यंजन किसकी सहायता बोले जाएंगे, स्वरों की सहायता। क्वेश्चन आएगा कि स्वरों की सहायता से क्या बोले जाते हैं, तो आप बताएंगे व्यंजन। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उनको क्या कहते हैं, तो उनको भी हम व्यंजन कहेंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे, देखिए व्यंजन क्या है, का से लेकर के ज्ञा तक व्यंजन होते हैं। अब देखिए अगर हम का बोलते हैं दोस्तों, तो बिना स्वर के नहीं बोल सकते, क्योंकि का में आ जुड़ा हुआ जरूर होगा। का जैसे हम बोलते हैं का, तो आ जरूर लगा होगा। आप खा बोलेंगे, खा में भी आ लगा होगा। ठीक, आप गा बोलेंगे तो गा में भी आ लगा होगा। तो ये याद रखेंगे, ये चीज याद रखेंगे। जैसे देखिए का में, का को बोलेंगे का प्लस आ, देखिए आ है ना, व्यंजन स्वर है तो हर एक व्यंजन में स्वर होगा। जैसे ज्ञा लिखते हैं तो जा इया प्लस आ, जरूर आ होगा, छोटे आ की मात्रा जरूर होगी दोस्तों, नहीं तो दोस्तों वो व्यंजन नहीं कहलाएगा। अब समझिएगा, एक क्वेश्चन पिछली बार दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया था कि दोस्तों हम व्यंजन को स्वर रहित कैसे करते हैं। मतलब अगर हम व्यंजन से स्वर हटाना चाहें तो किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये नोट याद रख लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन बना था। देखिए, यदि हम व्यंजन का आधा उच्चारण करते हैं, देखिए अगर हम व्यंजन को आधा उच्चारित करते हैं दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। उसी हलंत को कोई कोई हल भी बोलता है दोस्तों, जैसे कि हलंत। अब देखिए ये जो का के नीचे लगा है ना, इसी को हलंत बोलते हैं। जो ये चिन्ह होता है ये नीचे लगता है, इसको हलंत बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछा गया था कि व्यंजन को आधा करने के लिए या फिर दोस्तों व्यंजन को आधा उच्चारित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो हलंत या फिर हल चिन्ह का। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि का में दोस्तों आ की मात्रा हटा दी गई है, यानी कि ये आधा का बन जाता है। ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए आधा का कैसे लिखते हैं, कोई भी व्यंजन आधा कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, जब हम सेंटेंस जोड़ते हैं, या फिर अगर अलग लिखते
लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों जा ऐसे भी लिखते, जा ऐसे लिखते हैं, ऐसे आधा हो जाता है, या फिर ऐसे जैसे ज्यादा हम लिखते हैं तो ये होता है, जैसे समझे, जैसे कि कोई वर्ण में हम फिट करते हैं तो दोस्तों उसको हम क्या लिखते हैं, इस तरह से आधा लिखते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगा के, ठीक है, तो समझ गए होंगे, ठीक है, कि हलंत क्या होता है, हल क्या होता है। अब देखिए, अब बात करें दोस्तों कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है दोस्तों। कितनी है, 33। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन या फिर दोस्तों वर्गीय व्यंजन इनको बोलते हैं, ठीक। इनकी संख्या होती है 25, क्योंकि दोस्तों ये 5 वर्गों में आते हैं, तो 5 + 5, 5 × 5 यानी टोटल 25 हो जाएंगे, का से लेकर के मां तक। अंतस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा दोस्तों। वही उस व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से, सा, सा और दोस्तों शाह, खा, ठीक, ये होते हैं आपके उष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो इनके बारे में बात करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आएगा कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 39 है। कितनी है, 39। देखिए इसमें कौन से, स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, ये तो आपको पता है उच्चारण की दृष्टि से होते हैं। दो और बचते हैं, द्विगुण व्यंजन, जिसमें आपको पता है डा और ढा के नीचे जब बिंदी लगती है, अड़ा और अढ़ा कह देते हैं इनको, तो ये हो जाएंगे। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छत्रंग, ज्ञासरा, छत्रंग, ज्ञा और स्रा मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम शुरू करते हैं स्पर्श व्यंजन या फिर स्पर्शी व्यंजन। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि आपको पता है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलकर मुख के किसी विशेष स्थान को छूती है। कौन से विशेष स्थान होते हैं, कंठ से छुएगी दोस्तों उनको कंठ व्यंजन बोल देंगे, ताल से छुएगी तालब बोल देंगे, मूर्धा को छुएगी मूर्धन बोल देंगे, दंत को छुएगी दंत बोल देंगे दंत व्यंजन, ठीक। ओष्ठ छुएगी तो ओष्ठ। इन दोस्तों 5 चीजों को छू करके निकलती है, ठीक है। इन 5 चीजों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए इनको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। अब देखिए रटने की जरूरत नहीं है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी ना किसी चीज को स्पर्श करके निकलती है, ठीक है। जैसे का बोलेंगे का, खा, घा, तो दोस्तों का बोलोगे ना तो ये कंठ को स्पर्श करके निकलती है हवा, ठीक है, इसलिए इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए और समझिए, यहीं तक खत्म नहीं होता, और समझिए। देखिए स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं ना, आपको पता है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे 5 वर्गों में पाए जाते हैं और हर वर्ग में 5-5 होते हैं, यानी कि 25 हो जाएंगे, ठीक है। और समझिए इसी को दोस्तों उदित व्यंजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि स्पर्श व्यंजन का उदय जीभ से टकराने के बाद होता है दोस्तों, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, उदित व्यंजन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, कोई भी आपसे पूछे इसके क्या क्या नाम हैं, तो दोस्तों क्या, स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, ठीक, स्पर्श भी बोलते हैं और स्पर्शी भी बोलते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि वर्ग में पाए जाते हैं, और उदित व्यंजन कहते हैं क्योंकि इनका जीभ से टकराकर उदय होने से ये निकलते हैं, इसलिए दोस्तों, ठीक है। अब याद रखेंगे स्पर्शी व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 25, और 5 वर्गों में पाए जाते हैं, तो इसीलिए याद रखेंगे क्वेश्चन पूछे कितने दोस्तों व्यंजन होते हैं, तो 25 होते हैं, और कितने वर्ग में, तो 5 वर्ग में, हर वर्ग में 5-5 यानी टोटल 25 हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों ये है तालिका, यहीं से सब पूरा क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, समझिएगा दोस्तों। ये तालिका, इसको अगर आपने बसा लिया दिमाग में तो दोस्तों वर्गीय व्यंजन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अब देखिए इसको हम समझाते हैं, समझिए पहले, ठीक है। देखिए पहले ये वर्ग है, कितने वर्ग में होता है, हमने बताया 5 वर्ग में। कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब समझिएगा, अब समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, ठीक है। अब देखिए कंठ, कंठ वाले कौन से हैं, कंठ वाली पहली होती है तालब वाला चा वर्ग होता है, और टा वर्ग होता है मूर्धन्य, और ता वर्ग होता है दंत होता है, और पा वर्ग होता है दोस्तों ओष्ठ होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ व्यंजन है, दोस्तों ओष्ठ कौन सा होगा, तो पा वर्ग वाले। अब पा वर्ग में कोई से भी हो सकते हैं, वो सभी सभी क्या होंगे, ओष्ठ हो जाएंगे। पूछेगा कंठ व्यंजन कौन से, का वाले, का वर्ग वाले। अब देखिए इसको आपको याद करना पड़ेगा, या तो मतलब जैसे होते नहीं, का के बाद चा वर्ग होता है, टा, ता, पा, तो इसको दोस्तों कत मुदौ करके आ सकते हैं, कत, है ना, क्या करेंगे, कत मुदौ। आप कैसे भी याद कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हम बाद में बताएंगे कि इचु ऐसा नाम तालु उस तरह से बताएंगे, है ना, कु बिरसजी नाम कंठा, तो उस तरह से, है ना। तो कत मुदौ दोस्तों ऐसे याद ऐसे याद कर सकते हैं, कत मुदौ, है ना। देखिए का से हो जाएगा कंठ वाला, का वाला कंठ हो जाएगा, ता से हो जाएगा तालब वाला, चा वाला तालब हो जाएगा, और मुंह से टा वाला मूर्धा हो जाएगा, और दा से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा। तो इस तरह से भी इसका हम शॉर्ट नाम इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, तो ये याद होगा। अब मगर इसमें देखिएगा दोस्तों, ये वाले अघोष सघोष फंसाता है। कैसे फंसाता है? अघोष सघोष, इनको अगर सही समझ लिया तो समझ लीजिए सारी दिक्कत आपकी वर्णमाला की खत्म, क्योंकि यहीं से फंसाता वो। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं और यहीं से लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो हम बताएं किस प्रकार क्वेश्चन पूछाते हैं। अब देखिए पहले की दो लाइनें क्या होती है, देखिए ये पहला वर्ग हो जाता है, ये दूसरा वर्ग होता है, ठीक है, ये तीसरा वर्ग होता है, इसको समझते रहिएगा, और ये चौथा वर्ग हो जाएगा, और ये पांचवा वर्ग हो जाएगा। ठीक, समझिएगा। अब देखिए पहले और दूसरे वर्ग क्या होते हैं दोस्तों? अघोष होते हैं। पहला और दूसरा, समझिएगा, दो लाइनें ये क्या होंगी? अघोष होंगी, अघोष हो जाएंगे। अघोष मतलब क्या? कंपन। देखिए मतलब नहीं, अघोष मतलब कंपन। जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मतलब मुख में कंपन नहीं होता, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अघोष। और सघोष मतलब सा मतलब साथ, और घोष मतलब कंपन। जिनमें कंपन होता है उनको सघोष बोलते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अघोष पूछेगा तो पहले की दो लाइनें अघोष हो जाएंगी, और दूसरे दो लाइनें फिर लास्ट की जो भी बचेंगे वो सघोष हो जाएंगे। तो मतलब तीसरी चौथी पांचवी एक सघोष होंगे, सघोष हो जाएंगे। ठीक है, पहला दूसरा घोष, और दूसरी तीसरी चौथी ये सघोष हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। अब देखिए हम वर्णमाला कभी भी शुरू करते हैं, आ से होता है शुरू, आ से, आ से ही तो होता है। तो भैया पहले वाली दो लाइनें आ से शुरू जाएंगे, नहीं घोष हो गई, फिर जो बचेगा वो सघोष हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें यहीं तक समाप्त नहीं होता है। अब आते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? फिर से वही चीज है कि भैया वर्णमाला हम शुरू करते थे, आ से ही तो स्टार्ट होता, तो भैया अघोष, जैसे अघोष होता था उसी प्रकार से अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, एक करिए अल्प प्राण, फिर महा कर दीजिए, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। इस तरीके से दोस्तों इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। तो भैया पहले की दो लाइनें क्या होंगी? भैया वर्णमाला शुरू करते हैं, पहले दो लाइनें क्या होगी? अघोष होंगी। अब पहली लाइन क्या होगी? अब पहला वर्ग क्या होगा? तो अघोष होगा, है ना, पहला और दूसरा अघोष होगा, फिर पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। और दोस्तों इनको हम बोलते हैं नासिक के व्यंजन। क्या बोलते हैं? नासिक, क्योंकि दोस्तों ये नाक से बोलाते हैं, इनको नासिक के बोल देते हैं, या फिर इन्हीं को हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। क्या? पंचमा अक्षर। समझिएगा, ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इनको लिख लीजिएगा। अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं या फिर कुछ छूट जा रहा हमसे, तो दोस्तों हम बोल देंगे, आपको लिखते जाना। पंचमा अक्षर पूछेंगे कौन सी लाइन होती, तो पांचवा वर्ग है, इसीलिए इसको पंचमा अक्षर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, तो याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझिएगा। वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन अघोष अल्प प्राण है। तो दोस्तों अघोष अल्प प्राण कौन सा? देखिए अघोष पहले देखेंगे, अघोष भैया ये वाले अघोष हैं, ये दोनों अघोष हैं, मगर अल्प प्राण पूछा है तो दोस्तों अल्प प्राण ये वाली लाइन, केवल ये वाली लाइन। तो अब इनमें से जो भी अक्षर मिलेगा वो अघोष अल्प प्राण हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे सघोष अल्प प्राण कौन से हैं, देखिए सघोष तो ये लाइन तीनों सघोष हैं, मगर अल्प प्राण कौन से? दोस्तों इधर वाले भी अल्प प्राण है, इधर वाले। अब इन दोनों लाइनों में से जो भी मिलेगा वो सघोष अल्प प्राण होगा। मगर दोस्तों अब देखिए, अब वो थोड़ा सा और डीपली जा रहा, वो आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा आपसे, ठीक, 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा भैया निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य अघोष महाप्राण है। कौन सा व्यंजन, समझिएगा, कौन सा व्यंजन मूर्धन्य, समझिएगा, मूर्धन्य अघोष अल्प प्राण है, अल्प प्राण है। ठीक, अल्प प्राण। और वो आपको ऑप्शन देगा टा हो गया, ता हो गया, और ठा हो गया, और दोस्तों दा हो गया। तो अब देखिए कौन सा होगा। तो देखिए हमारे दिमाग में कैसे चेक करेंगे, पहले हम जाएंगे मूर्धन्य पे। तो मूर्धन्य कौन सा होगा? देखिए ये कंठ है तो होगा नहीं, इस लाइन का भी नहीं होगा, ये मूर्धन्य। अब देखिए आपको पता है टा वर्ग वाले में ही मूर्धन्य होगा, मगर अब देखिए दो ऑप्शन टा वाले के बच्चे, देखिए दा काट देंगे, ता काट देंगे, क्योंकि ये टा वर्ग का नहीं। अब टा और ठा में कोई ना कोई होगा। अब देखिए अघोष पे आएंगे, अघोष भैया ये है, तो ये दोनों लाइनें अघोष के हो जाएंगी, दोस्तों टा और ठा दोनों आ रहे हैं। अब हमें जाना पड़ेगा अंतिम में, अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण कौन सा है दोस्तों? ये टा वाला। तो हमारा टा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कंठ अघोष महाप्राण कौन सा। दोस्तों कंठ अघोष महाप्राण, देखिए कंठ वाला ये हो जाएगा। अब अघोष पूछेगा तो ये दोनों हो जाएंगे, मगर महाप्राण की बात कर केवल और केवल खा। तो कंठ अघोष महाप्राण व्यंजन कौन सा होगा? खा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप समझ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों एक चीज बता दें आपसे कि देखिए सारणी के अंतिम लाइन को पंचमा अक्षर कहते हैं, हमने बताया है, और इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन कहते हैं क्योंकि नासिक से उसका उच्चारण होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोले हैं? पंचमा अक्षर है और नासिक के व्यंजन है। बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। और एक चीज दोस्तों बता दें, ये जो चा वाली लाइन है, चा छा झा, है ना, चा छा झा, इसको दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है और ये बच्चों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो चा वाला जो है जिसको तालब बोलते हैं ना, इसी को हम, ये लाइन को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या?
स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, क्योंकि अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन आप लिख दोगे ना तो लोग शतरंज या किसी को भी बता सकते हैं, ये नहीं जल्दी घुसेगा उनके दिमाग में, नहीं बैठेगा उनके दिमाग में। तो ये चीज आप याद करिएगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किनको कहते हैं? तो चा छा जा झा को, ठीक है, चा छा जा झा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया दोस्तों, एक बार वीडियो दोबारा से फिर से देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। और क्वेश्चन दोस्तों आप देखिएगा, इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, अंतस्थ व्यंजन दूसरा पार्ट का है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। हमने बोला 3 भागों में बांटते हैं, स्पर्शी, अंतस्थ और दोस्तों उष्म व्यंजन, ठीक। तो अंतस्थ देखते हैं। अंतस्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए, इन व्यंजनों को अंतःकरण से उच्चारित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ मतलब क्या होता है? अंतस्थ मतलब भीतर रहने वाला, अंदर रहने वाले, भीतर रहने वाले। आप समझिएगा, यह अंदर ही अंदर बोले जाते हैं, बिना जीव की क्रिया से इनका उच्चारण हो जाता दोस्तों, इसीलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। और एक चीज याद रखेंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, और चारों के चारों क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? सघोष, यानी कंपन भी नहीं होगा और एकदम धीमे से बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये सघोष अल्पप्राण होते हैं। एक चीज और आपको बता दें दोस्तों कि देखिए, अघोष सघोष याद करने के लिए एक चीज और याद रखेंगे, एक ट्रिक है दोस्तों। जैसे के लिखते हैं ना, के ए से का लिखते हैं, है ना, और के एच ए से खा लिखते हैं, के एच ए से। तो एक चीज याद रखेंगे, जब भी वर्णमाला के इंग्लिश अक्षर में लिखेंगे, अगर 3 वर्ण से बनता है वो चीज तो वो महाप्राण होगी, महा हो जाएगी। अगर 2 या 1 से बनता है कोई चीज तो दोस्तों 2 वर्ण से बनता है तो वो अल्पप्राण होगा, समझिएगा। जैसे आपसे पूछ लिया गया दोस्तों, झा झन्ना क्या है? अल्पप्राण है, महाप्राण। तो हम झा को क्या लेते हैं? जे एच ए, दोस्तों 3 अक्षर मिल गए यानी कि महाप्राण होगा। अब आपसे पूछ ले टा क्या है? टा, तो टी ए से टा होता है दोस्तों, ये क्या होगा? अल्पप्राण होगा, क्योंकि 2 अक्षर हैं, ठीक है, वर्ण 2 ही हैं। तो इस तरह से अल्पप्राण महाप्राण आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने यहां पे थे ना, तो दोस्तों समझिएगा, तो ये सभी क्या होते हैं? सघोष अल्पप्राण होते हैं। क्या? सघोष अल्पप्राण होते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? या, रा, लावा। अब समझिएगा, या, रा, लावा। अब इनके उच्चारण स्थान में पूछाते हैं तो या का औसत, या कैसा है दोस्तों? तो ये तालब है, तालु से बुलाता है। रा क्या है दोस्तों? मूर्धा है। ला क्या है? दंत है। और वा क्या है? दंतोष। दोस्तों सबसे ज्यादा यही पूछा था, क्योंकि ये एकमात्र वर्ण है, एक ही मात्र वर्णमाला का एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ होता है। क्या? दंतोष्ठ होता है दोस्तों। तो याद रखेंगे कौन सा होता है? तो आपका वा वकील होता है, ठीक। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, दंतोष्ठ कौन सा होता है? वा वकील होता है, एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, इन्हीं में दोस्तों अर्धस्वर होते हैं। देखिए, अर्धस्वर व्यंजन किसको कहते हैं? क्वेश्चन याद रखेंगे, अर्धस्वर व्यंजन तो या और वा को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? अर्धस्वर बोलते हैं। और इन्हीं को संघर्षहीन व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनको बोलने में कोई संघर्ष नहीं लगता है। तो याद रखेंगे, अर्धस्वर और संघर्षहीन व्यंजन कौन से होते हैं? या और वा, दोनों दोस्तों अर्धस्वर और संघर्षहीन कहलाते हैं। याद रखेंगे, क्यों कहते हैं? समझिएगा, या और वा इन दोनों को अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य होता है, समझिएगा, ठीक है। जैसे दोस्तों, और इनको संघर्षहीन भी कहते हैं। अब देखिए कैसे, अब देखिए हमको या लिखना है, जैसे गई, गई दोस्तों, गई, या से, या को हम दोस्तों, अब हम देखिए, या देखिए ये किस तरह है? व्यंजन के रूप में है। अब इसको स्वर की तरह भी लिख सकते हैं, गई, है ना, ऐसे। तो देखिए ये स्वर की तरह हो गया ना, इस तरह भी सेम वही चीज है। अब से कौवा, कौवा, है ना, कौवा लिख दिया दोस्तों। अब देखिए वा वकील है। अब इसको हम दोस्तों क्या कर सकते हैं? व्यंजन के रूप में भी लिख सकते हैं दोस्तों, कौवा करके आ लिख देते, तो कोई उच्चारण में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, जैसे महिलाएं, महिलाएं, है ना, महिलाएं, तो या है ना, या को अब इस तरह भी लिख सकते हैं, महिलाएं, महिलाएं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। देखिए, ये इसीलिए इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आधे स्वर की तरह भी काम कर देते हैं। तो याद रखेंगे, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में आ गया होगा भैया कि या को हम ई भी लिख सकते हैं, ठीक, और वा को हम आ भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो इस तरीके से दोस्तों, कुआं, है ना, कुआं लिख देते हैं, कुआं, कुआं ऐसे भी लिख देते हैं, और कुआं ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो ये चीज याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, यावा से कि ये दोस्तों अर्धस्वर होते हैं और संघर्षहीन होते हैं, इनमें कोई प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। अब देखिए, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, ये क्या होता है? देखिए, इनके उच्चारण में जीभ लुंठित हो जाती है या प्रकंपित होती है दोस्तों, कांपने लगती है। लुंठित मतलब गोल गोल हो जाना, लुंठ कर लेना मतलब गोल सा बन जाना, रा बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों याद रखेंगे, वो एकमात्र वर्ण होता है रा। तो रा को हम लुंठित और प्रकंपित दोनों बोलते हैं दोस्तों। कई बार पूछा गया लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? तो रा से रथ होता है। और दोस्तों अगला है पार्श्विक व्यंजन, ठीक है। देखिए, ये सभी अंतस्थ वाले हैं, अंतस्थ के भेद हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कहीं दूसरा कुछ पढ़ाने लगे। तो अंतस्थ अगला है और लास्ट है पार्श्विक व्यंजन। अब देखिए, इनके उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करे
परंतु पार्श्व से हवा निकल जाए, मगर बगल से हवा, ला बोलिएगा ला, तो हवा जो है आपके दोनों जो होते हैं दोस्तों उसके बगल से निकलता है, ठीक है, तो इसीलिए इनको पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और वो कौन सा है, तो ला है, ठीक है, ला है। एक बार हम दोबारा आपको याद करा दें, देखिए कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा। अब समझिएगा, या और वा को हम क्या बोलते हैं, या और वा को क्या बोलते हैं, अर्धस्वर, ठीक, अर्धस्वर बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों देखिए ला क्या है, ला क्या है, इसको ला से लुंठित मत कहना, ला से क्या होगा, ये दोस्तों पार्श्विक हो जाएगा। देखिए जब लुंठित की बात आएगी तो आप ला से शुरू मत करना, ला क्या है, पार्श्विक है, और रा क्या है, ये लुंठित है। तो ये बस यही चीज आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है। और एकमात्र व्यंजन दंतोष्ठ होता है दोस्तों, कौन सा है, वो वा से वकील है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा पार्ट, उष्म या संघर्षी व्यंजन। देखिए दोस्तों, उसमें संघर्षी व्यंजन क्या होता है, देखिए इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से मुख से उष्मा निकलती है। देखिए अब जब इनको उच्चारण करते हैं ना, शासा साहा, तो दोस्तों आपके अंदर ना गर्मी पैदा होती है, ठीक है। अब देखिए ये गर्मी आपको दिखेगी नहीं, मगर ये है, ठीक है। अब देखिए इनको उच्चारण करते हैं, सा बोलेंगे, सा बोलेंगे, शासा साहा, तो इनमें रगड़ के निकलती है, तो इसमें एक उष्मा सा पैदा होती है, ठीक, इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। और संघर्ष करते हुए निकलते हैं, आपको बता दें ये संघर्ष किए हुए निकलते हैं दोस्तों, इसलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। अब देखिए कैसे याद करेंगे, उष्म जब लिखते हैं, उष्म है ना, उष्म लिखेंगे या संघर्षी, तो दोनों इन्हीं कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों। अब उष्म लिखते थे यहाँ पे खटकोड़ा वाला खार, इसे याद रख लेंगे, सा सा साहा, मतलब तीनों प्रकार के सा जाएंगे और हा आ जाएगा, ठीक है। और संघर्षी लिखते हैं दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं संघर्षी में घा, ये सा ऐसा सा भी है और ये घा, ये वाला भी सा है, तो याद रखेंगे उसमें या संघर्षी व्यंजन कौन सा हो जाएंगे, सा सा साहा। अब देखिए इनकी भी संख्या कितनी होती है, 4 होती है, तीनों प्रकार के खस्सा हो जाते हैं दोस्तों। ये देखो ये वाले जो खा होते हैं दोस्तों तीनों प्रकार के, वो अघोष महाप्राण होते हैं, जबकि हा क्या होता है, वो सघोष महाप्राण होता है, ठीक, सघोष महाप्राण, इसमें कंपन होता है, सा मतलब साथ में, घोष मतलब कंपन के साथ में, ठीक है। और महाप्राण दोस्तों जिसमें ज्यादा हवा निकलती है उसको हम महाप्राण कहते हैं, और जिसमें कम हवा निकलती है उसको हम अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे, अब इनके उच्चारण स्थान देख लीजिएगा, सा सरौता वाला जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, दंत होता है, उसको दंत सा बोलेंगे, तो आप ये वाला समझ लेना, जो हमारा नाम है संदीप, ठीक है, तो ये वाला क्या है, दंत सा है, ठीक है। अब देखिए जो सा है दोस्तों, ये सलीफा वाला होता है ना, या फिर दोस्तों कुछ भी कहते हैं शरीफ वाला, ये कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो सीटी वाला सा जिसको बोलते हैं ये तालब्य होता है। और खटकोड़ा वाला जो है मूर्धा होता है। और हा क्या होता है, हा का उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है। और एक चीज यहीं पे याद रख लेंगे दोस्तों कि हा को ही क्या बोलते हैं हम, स्वर यंत्र भी कहते हैं। और काकल्य, देखिए ये आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन था कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, दोस्तों हा को हम काकल्य व्यंजन कहते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। स्वर यंत्र भी कहते हैं और काकल्य भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर यंत्र भी कहते हैं और काकल्य भी कहते हैं, किसको, हा हल को। चलिए अब एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, देखिए ये सा सा सा, अब इनके हम एक क्रम में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है इन तीनों का प्रयोग में बहुत भ्रम होता है। इसे समझते हैं जो कि शुद्ध वर्तनी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों किस प्रकार से इनको हम लिखेंगे, देखिए जब किसी शब्द में तीनों सा आते हैं तो दोस्तों इनका प्रयोग हम इसी क्रम में करते हैं, ठीक है। किस क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले दोस्तों आपका सीटी वाला आएगा, सा, सॉरी यही वाले सीटी वाला, सरौता वाला, फिर खटकोड़ा वाला। क्या आएगा, पहले सीटी वाला सा बनाएंगे, फिर सरौता वाला, फिर खटकोड़ा वाला, ठीक, इसी क्रम में आप इसका यूज करेंगे। जैसे शासन लिखना, अब देखिए शासन लिखना है तो सा में पहले सीटी वाला आया फिर सरौता वाला, देखिए पहले सीटी वाला क्रम है फिर सरौता वाला, ऐसे शासन मत लिखना, ऐसे गलत हो जाएगा शासन, ठीक है, क्योंकि पहले इसी क्रम में होगा। अब देखिए शासक में, देखिए प्रशंसा में क्या है, पहले सीटी वाला है फिर सरौता वाला। अब शोषण में क्या है, पहले सीटी वाला है फिर खटकोड़ा वाला है ना, समझ रहे हैं ना, तो मतलब इसके बाद ही क्रम होगा। मगर दोस्तों अपवाद के तौर पे क्या होता है कि जब उसमें उपसर्ग लगता है तब इसका क्रम बदल जाता है, जब उपसर्ग लगेगा तब उसका क्रम बदल जाता है, ये अपवाद है। जैसे सुशील है, देखिए सु क्या है, ये उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग के उस उपसर्ग में दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होती है, उपसर्ग समझ आना, नहीं तो आप ही हमारे पास कमेंट करो सर सुशासन में लग गया, सुशांत में लग गया, दोस्तों ये उपसर्ग लगे ना, शांत में सुपसर्ग लग गया, ठीक है, शासन में सुपसर्ग लग गया, सुशील में सुपसर्ग लग गया, तो उपसर्ग और इनके समय दोस्तों नहीं होता। बाकी अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है तो उन्हें उसमें आपको यही क्रम अपनाना है, सीटी वाला, सरौता वाला, खटकोड़ा वाला, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखिए जो सा और सा का अंतर भी बहुत दोस्तों होता है, अगर सीटी वाले सा की जगह सरौता वाले देखेंगे बहुत अंतर मिल जाएगा। जैसे अंश, अंश देखिए सीटी वाले का मतलब क्या होता है, भाग होता है, और सरौता वाले का मतलब क्या होता है, कंधा। सकल और सकल, देखिए सीटी वाले का मतलब क्या होता है, खंड होता है, और सरौता वाले का मतलब क्या होता है, सारा हो जाता है ना। सर और सर में दोस्तों क्या अंतर होता है, बाण और तालाब होता है। शंकर और शंकर दोस्तों एक का अर्थ होता है, ये सीटी वाले का होता है दोस्तों क्या होता है, महादेव, और शंकर वाले का होता है मिश्रित। चलिए अब दोस्तों अगला है संयुक्त व्यंजन। देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, दो व्यंजनों के योग को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, दो अलग अलग व्यंजनों के योग को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों बोलते हैं, ठीक है, और संयुक्त अक्षर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है। देखिए का कौन कौन से होते हैं, छत,
छत्रंग्यास्रा। क्या? छत्रंग्यास्रा। याद रखेंगे, ये दोस्तों बहुत बार पूछाता है कि किससे मिलकर बनते हैं। तो का और खड़कोड़ा वाले खा से मिलकर दोस्तों क्या बनता है? छा बनता है। ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। जा और इया से मिलकर ग्या बनता है। और सा और रा से मिलकर स्रा बनता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था ये आपको बता दें। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा दोस्तों, का के बाद कौन सा वर्ण आता है वर्णमाला में दोस्तों। का के बाद कौन सा वर्ण आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए का के बाद दोस्तों छा से छतरी आता है। ठीक है, या ऐसे पूछते हैं छा का क्रम किसके बाद आता है। क्वेश्चन देखिए यूपीएससी में पूछा गया था कि छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। किस वर्ण के बाद आता है? वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों किसके बाद आता है, तो आपको क्या बताना है? छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, तो किसके? का के बाद आता है। तो याद रखेंगे दोस्तों। अब आपसे पूछ सकता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा इसीलिए बता रहे हैं, इसको दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब पूछेगा आपसे कि दोस्तों त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ता के बाद आएगा। स्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा, तो सा के बाद आएगा। ज्ञा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा दोस्तों, तो जा के बाद आएगा। आपको बता दें, ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिएगा। देखिए चलिए थोड़ा दिखा भी दें आपको दोस्तों। ये है आपका वर्णमाला, ये वर्ण क्रम दोस्तों। इस क्रम में आपको वर्णमाला लिखा था। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये आपका दोस्तों डिक्शनरी वाला शब्दकोश वाला वर्णमाला है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि छा किसके पहले किसके बाद आता है दोस्तों, का के बाद, है ना, क्योंकि का और किससे दोस्तों, का और सा से मिलकर छा बनता ना, तो छत्रंग इस तरह से। अब देखिए ज्ञा कहां किसके बाद आता, जा के बाद। क्वेश्चन पूछेगा ता किसके बाद, त्रा किसके बाद आता, ता के बाद, है ना, और स्रा किसके बाद आता, सा के बाद। और आपको बता दें वर्णमाला का अंतिम अक्षर कोई पूछ ले क्या होता, तो हा हल होता। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे। बस हमारा समझने का मतलब यही था, इससे गलती मत करिएगा। तो आई हो दोस्तों ये समझ गए होंगे कि कौन सा वर्ण किसके बाद आता है, संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, छत्रंग्यास्रा। अब क्वेश्चन पूछेगा एक बार आप फिर समझिएगा। अब पूछ लेगा दोस्तों स्रा किस वर्ण के बाद आता है। स्रा किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों, किसके बाद आएगा, सा के बाद। जो जिनसे मिलकर आता है उनके पहले अक्षर के बाद ये आता है, ये चीज याद रख लेंगे। ठीक है, तो स्रा किसके बाद, तो दोस्तों ज्ञा किसके बाद, तो जा के बाद। और छा छत्री किसके बाद, तो का के बाद। और त्रा त्रिशूल किसके बाद, ता के बाद। चलिए अब दोस्तों एक होता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण क्या होता है दोस्तों, जब आपको पता है कि डा और ढा व्यंजन, ये देखिए ये डा और ढा, जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है दोस्तों तो ये द्विगुण हो जाते हैं। इनको उच्छिप्त बोलते हैं, द्विगुण बोलते हैं, नवविकसित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। देखिए समझिएगा, इनके उच्चारण करते समय जीभ झटके में ऊपर जाती है और दोस्तों इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक, और झटके से ऊपर जाके फेंकते हैं दोस्तों, तो इनको हम क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त बोलते हैं। याद रखेंगे, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, इनको दोस्तों द्विगुण भी बोलते हैं, समझिएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 है। कौन कौन से हैं, अड़ा और अढ़ा। देखिए पहले इनको डा ढा बोलते हैं, मगर दोस्तों जब बिंदी लगती नीचे तो अड़ा और अढ़ा कहते हैं। ठीक, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्पर्श व्यंजन के, समझिएगा, स्पर्श व्यंजन के टा वर्ग के डा और ढा व्यंजन के नीचे ताड़न जात बिंदु का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि दोस्तों बिंदु कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। बिंदु किसी भी वर्ण में कोई मान लिया वर्ण लिखा है दोस्तों, उस पर एक ऊपर बिंदु लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है, एक इधर लगता है दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको अयोगवाह में गिनते हैं। और दोस्तों ये क्या होता है, ये कौन सी बिंदु होती है, पंचमा अक्षर बिंदु होती है। पंचमा अक्षर बिंदु, ठीक, पंचमा अक्षर बिंदु होती है, जो कि किसमें लगती है, केवल और केवल दोस्तों डा में लगती है, और इसको अंगा बोल देते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये इसको बोलते हैं ताड़न जात बिंदु। ये जो नीचे होती है ताड़न जात बिंदु, ये कहां लगती है, डा और ढा में, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इनको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों ये इसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता कितने में लगती है, 5 में लगती है, वो हम आगे बताने वाले। पांचों बिंदु समझो, जिसको अनुस्वार बोलते हैं, इसको पंचमाक्षर बिंदु कहते हैं, इसको बोलते हैं ताड़न जात बिंदु, और इसको बोलते हैं नुक्ता बिंदु। चलिए अब देखिए, ये स्पर्श व्यंजन के डा और ढा के नीचे दोस्तों ताड़नजात बिंदु का प्रयोग करके बनाते हैं, और इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन, नवविकसित व्यंजन या ऊपर फेंका हुआ भी कहा जाता है दोस्तों। और आपको बता दें, इन व्यंजनों की एक खास बात क्या है, इन्हें स्वर रहित नहीं कर सकते दोस्तों। इनको आधा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, ना तो आधा कर सकते, ना ही इनसे कोई नया शब्द बना सकते दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी इनसे नया शब्द नहीं बनेगा, मतलब कोई भी शब्द बनेगा उसमें ये पहले नहीं आएंगे दोस्तों। और स्वर रहित क्यों नहीं करते दोस्तों, क्योंकि पता है आपको कि इसके नीचे बिंदी होती है, और कभी भी स्वर रहित करने के लिए किसी चीज को उसके नीचे हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। जब दोस्तों एक देवनागरी लिपि खास बात यह है कि जहां कहीं भी एक मात्रा पहले लगी होती है, एक चीज लगा होता है दोस्तों, वहां पे दूसरी चीज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये देवनागरी लिपि खास बात है, इसलिए इसको आधा भी नहीं कर सकते दोस्तों। ये बिंदु कहीं आधा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इसको मत आधा कह देना, ये डा है, हम अड़ा और अढ़ा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, ना ही इससे कोई नया शब्द शुरू होगा। अब ये मत कहना सर ये ढक्कन ढा से शुरू होगा, भैया ढक्कन ऐसे लिखाता है, ऐसे लिखते, नीचे बिंदी नहीं होगी फिर ढक्कन में। ठीक है,
चलिए, और आपको बता दें जब ये दोस्तों द्विगुण शब्द होते हैं तो द्विगुण जब हिंदी में इनका प्रयोग होता है दोस्तों, ये तुर्की भाषा शब्द कहलाते हैं। क्या? अड़ा और अढ़ा क्या होते हैं? ये तुर्की भाषा शब्द होते हैं, तो याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, जैसे दोस्तों ये कौन कौन से शब्द होते हैं, जैसे सड़क हो गया, है ना, पढ़ना हो गया, गाड़ी हो गई, आजमगढ़, और इस तरह से दोस्तों। अब देखिए इनको अंग्रेजी में जब लिखते हैं ना, इनकी अंग्रेजी देखिए, जैसे हमने लिखा दोस्तों ऐसे लिखते तो ऐसे डी लिखते ना, डा और ढा को क्या लिखते हैं दोस्तों? डी लिखते हैं, डी ए, है ना, डी एच ए, तो इस तरीके लिखते हैं। मगर दोस्तों जब इनका प्रयोग हम इस तरह करते हैं, इनमें आर लिखते हैं, आजमगढ़, ए जे ए एम जी ए आर एच, है ना, तो आर एच या फिर कहीं कहीं पे आर लिख देते हैं। तो अगर इंग्लिश में हम प्रयोग करते हैं द्विगुण शब्द का तो आर से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे दोस्तों उनको डी एच या फिर डी ए कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है आगत या ग्रहित व्यंजन। देखिए आगत या ग्रहित दोस्तों, जब इनको क्या बोलते हैं, अरबी फारसी भाषा के होते हैं ये शब्द आगत या ग्रहित। आपको बता दें इनका प्रयोग क्या होता है दोस्तों, ये नुक्ता बिंदु का प्रयोग करके दोस्तों आगत या ग्रहित शब्द बना ले जाते हैं, जैसे का, खा, गा, जा, फा। और दोस्तों जब भी इन शब्दों के पीछे आगे दोस्तों जब नुक्ता चिन्ह लगता है तो ये संघर्षी व्यंजन होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संघर्षी व्यंजन हो जाते हैं। आपको बता दें कि ये फारसी भाषा 5 शब्द है जिन्हें हिंदी में प्रयोग लाया जाता है। और एक चीज, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि देखिए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा कि इन 5 वर्णों के आगे अगर नुक्ता चिन्ह लगते हैं तो यह व्यंजन अरबी फारसी के हो जाते हैं। दोस्तों कौन कौन से हैं? का, खा, गा, जा और फा। क्वेश्चन आपसे आएगा कि दोस्तों नुक्ता चिन्ह कितने व्यंजनों के आगे लगता है, तो 5। ठीक है, चलिए और आपको बता दें पंडित किशोरी दास वाजपेयी और पराड़कर जी, टंडन जी तथा काशी नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है, ये व्यंजन को स्वीकार नहीं करते ये लोग, तो ये भी कभी पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि भैया एक चीज है, हिंदी में अगर हम नुक्ता चिन्ह का भी प्रयोग नहीं करते ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। जैसे देखिए, जैसे खुदा लिखा दोस्तों, खुदा मतलब क्या था? खुदाई। और दोस्तों अगर खा के ऊपर बिंदी लगा दे, ये नुक्ता चिन्ह लगा दे खा में, तो दोस्तों इस खुदा का अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर। जीना दोस्तों लिखा नुक्ता चिन्ह लगा तो जीना मतलब जिंदा होता है, और जीना लगा दे दोस्तों, बिंदी लगा दिया, नुक्ता चिन्ह लगा दे, इसका मतलब क्या था? सीढ़ी। तो दोस्तों बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है नुक्ता चिन्ह से। देखिए राज मतलब क्या था? शासन होता है, और राज मतलब क्या था? अगर बिंदी लगा दे तो रहस्य हो जाता है। रज मतलब क्या था? मिट्टी होता है, और रज लगा दे दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? धन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। नुक्ता चिन्ह कितने वर्णों में लगता है? 5 वर्णों में। कौन कौन से हैं? का, खा, गा, जा और फा। जैसे आपसे पूछेगा फैजाबाद, अब देखिए फैजाबाद कैसे लिखो? फैजाबाद, ये गलत होगा दोस्तों। फैजाबाद में क्या होगा? फैजाबाद होगा, फैजाबाद ना, तो ये लगेगा बिंदी, है ना। मजदूर, देखिए मजदूर कैसे लिखते हैं? मजदूर होता है, मजदूर। ठीक है, इस तरह अखबार होता है, अखबार, है ना, तो ऐसे लिखते हैं, बिंदी जरूर लगाएंगे ना, तो ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अमानक वर्ण। ये बहुत बार पूछा था दोस्तों, अभी यूपीएसआई में भी पूछा गया था, आपने कभी देखा होगा। ठीक, अमानक वर्ण क्या होता है? जो अभी यूज में ना हो, जिसको मान्यता से रद्द कर दिया गया, वही अमानक वर्ण होता है। और दोस्तों हिंदी में केवल एक अमानक वर्ण है, भा। देखिए वैसे ये भा नहीं है, ये तो मानक वर्ण है, मगर दोस्तों वो टाइप नहीं हो पाता है, इसीलिए आपको यही पेपर में देखने को मिलता है। देखिए भा ऐसे पहले बनता था, एक याद होगा शायद आपको, ऐसे। ठीक है, भूला आपको डालडा मिलता होगा, इस तरह से लिखा होता है ना भा, दोस्तों इस तरह से भा, ये वाला भा। ठीक, दोबारा आपको बता दें कि दोस्तों ये वाला भा होता है अमानक वर्ण, मगर ये अब लिखा नहीं मिलता है कहीं भी, ऐसा आपको छाप भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें कहीं भी कीबोर्ड में ऐसा नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको कहीं भी मिलेगा तो ये अभी जिससे यूपीएसआई में आया था तो ये वाला भा था। वैसे ये अमानक वर्ण नहीं है, मगर इसी का एक रूप था ये, तो ये अमानक था, मगर ऑप्शन में आपको भा मिलेगा तो आपको अमानक वर्ण यही बताना। ठीक है, तो याद रखेंगे अमानक वर्ण कौन सा है दोस्तों? भा है। ठीक है, भा अमानक वर्ण जो मान्यता में ना हो, है ना। और भा कौन सा वाला? तो ये वाला, जैसे भूला लिखा होता ना, ऐसा देखा होगा डालडा वालडा में, ये पहले आता था शायद, आपने देखा होगा। ठीक है, अगर देखा तो कमेंट करना। ठीक है, तो ये भा होता है। ठीक है, चलिए ये अमानक वर्ण, ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में इसी साल पूछा गया है 2021 में। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए अब देखिए दोस्तों, इनको उच्चारण स्थान बहुत पूछा था, इनको कैसे याद रखेंगे? तो इनके लिए दोस्तों ये पंक्तियां होती हैं, इनको याद रखेंगे। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, क्या? अकुह विसर्गनीय नाम कंठा। देखिए आ से बड़ा आ और बड़ा हो जाएगा, और कु से का वर्ग वाले, देखिए जिसमें छोटे ऊ की मात्रा लगे ना, वो मतलब उस वर्ग के, तो का वर्ग वाले कौन? का, है ना। और उसको विसर्ग मतलब विसर्ग आहा हो जाता है। ठीक, आहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी, और हा विसर्गीय नाम अकुह, देखिए आ से छोटा आ बड़ा आ, और कु से का वर्ग वाले का, और उसको हा से हाहल और विसर्ग से हा, है ना। ये सब क्या होते हैं? कंठ होते हैं। इनका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से। इसको याद रख लेना। इच यसा नाम तालु, ई से दोस्तों छोटी बड़ी, चू से दोस्तों चावर वाले चढ़ा जहा, और या से यायक और सा से सलीफा वाला, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ताल हो जाएंगे। ऋ नाम मूर्धा, तो ऋ से कहा जाएगा ऋषि, और टू से दोस्तों टावर वाले टाठा ढा, और रस दोस्तों रारथ, और सा से खटकोड़ा वाला खा ना, तो ये सभी का होंगे मूर्धा। तुलसा नाम दंता, तू से दोस्तों टावर वाले तथा, और ला से दोस्तों लालट्टू, और सा से सरौता वाला सा, ये सभी का होते दंत होते हैं। उपनाम होस्ट दोस्तों, ऊ और बड़ा ऊ क्या हो जाएंगे?
ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, ये भी होस्ट होंगे। और पा वर्ग वाले दोस्तों पा माँ। और दोस्तों कंठ तालव्य, देखिए कंठ तालव्य, देखिए कंठ तालव्य दोस्तों आपको पता है एक इससे मिलकर बनता तो आ प्लस ई से, आ प्लस ई से। तो आ क्या होता है दोस्तों, अकु विषयम कंठा होता है, ये कंठ होता है, और इच नाम तालु, तो ये तालु होता है, इसीलिए इनको मिला के दोस्तों बनाते हैं कंठ तालव्य। दोस्तों आ और ये क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। कंठोष्ठ क्या होता है दोस्तों, ओ जैसे है ओ आ और ऊ से मिलकर बनता, आ प्लस ऊ से। दोस्तों आ क्या होता है, कंठ होता है, और ऊ क्या होता है, ओष्ठ होता है, तो इसलिए इनको कंठोष्ठ कहा जाता है। तो ऊ क्या, ठीक है, तो कंठोष्ठ क्या होंगे, ओ और औ दोस्तों। और दोस्तों दंतोष्ठ क्या होते हैं, दंतोष्ठ क्या होते हैं, तो वाह दंतोष्ठ होता है, ये एकमात्र वर्ण है जो दंतोष्ठ होता है, इसको भी याद रखेंगे। काकल्य व्यंजन क्या होते हैं, तो हा होते हैं। और दोस्तों स्पर्श संघर्षी क्या होते हैं, एक बार हम आपको और याद दिला दें, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों, चा वर्ग वाले, ठीक है, चा था झा, चा छा जा और झा दोस्तों, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे देखते हैं। और हिंदी में देखिए, ये देखिए समझिएगा, विदेशी भाषा विदेशी वर्ण कौन कौन से होते हैं। देखिए अंग्रेजी भाषा कौन सा होता है, ये वाला होता है। तुर्की भाषा ये अड़ा और अढ़ा द्विगुण वाले होते हैं। फारसी भाषा के 5 होते हैं, काखा गा जाफा, ठीक है। अब देखिए अन्य आधार पर दोस्तों हम अगर बांटे व्यंजनों को दोस्तों, प्राण वायु या मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर दोस्तों इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं, अल्पप्राण। देखिए अल्पप्राण का होता है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, टोटल 19 होती है। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो पहला वर्ग वाला का वर्ग, देखिए पहला वर्ग, पहला वाला देखिए का वर्ग वाला नहीं, इसमें का चा ता टा पा है ना, पहला लाइन, और दोस्तों तीसरी लाइन और 5वीं लाइन, ठीक है। तो ये 5 5 15 हो जाएंगे दोस्तों। और अंतस्थ व्यंजन यानी 11 लावा, तो वो क्या हो जाते हैं, अल्पप्राण हो जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों महाप्राण में क्या होगा, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उसको उनको महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 14। ये संख्या भी याद रख लेंगे, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इनमें दोस्तों क्या होते हैं, पहला दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा देखिए सम वाले क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। और उसका नाम उस व्यंजन सा सा साहा दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे ये कितने होते, 14 होते हैं, वो कितने होते हैं दोस्तों, तो वो होते हैं 19, ठीक है। अब देखिए घोष या कंपन के आधार पर दोस्तों, तो देखिए घोष या कंपन के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सघोष, जिन्हें हम घोष व्यंजन भी कहते हैं, सा मतलब सहित और घोष मतलब कंपन के साथ, जिनमें कंपन होता है हमने पहले बताया है, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 31 होती है। कौन कौन से, तो दोस्तों पहली लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और 5वीं लाइन। हमने बताया था ना कि अघोष वाले पहले 2 हो जाते हैं लाइन, और तीसरी चौथी 5वीं का सघोष होती है। तो सघोष में कहा जाएगा तीसरी चौथी 5वीं लाइन। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों अंतस्थ व्यंजन 11 लावा भी होते हैं, सभी सघोष 11 लावा। उसके अलावा दोस्तों सभी के सभी स्वर सघोष होते हैं, और उसके अलावा हाहल भी सघोष होता है दोस्तों। तो कितने हो गए, आप गिन लीजिएगा, 15 और 4 19 और 11, ठीक है, 30 और 1 31, तो टोटल 31 हो जाते हैं, ठीक है। वहीं अघोष की बात करते हैं। अघोष मतलब क्या है दोस्तों, जिसमें आ मतलब नहीं, घोष में कंपन, जिनमें कंपन ना हो। तो दोस्तों देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें हम अघोष बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 13। तो देखिए वर्गीय व्यंजन का दोस्तों कौन से, दूसरा और पहला और दूसरा है ना, पहली और दूसरी लाइन दोस्तों, यानी कि का वाली और खा वाली है ना, का वाली खा वाली लाइन और सा सा सा, तो ये दोस्तों 3, ये तो 5 5 10 3 13, तो 13 हो जाएंगे अघोष दोस्तों। अब देखिए सघोष अल्पप्राण, देखिए सघोष अल्पप्राण हमने बताया था उसमें, ठीक है। तो कौन कौन से होंगे दोस्तों, तो देखिए तीसरा वर्ग वाला और 5वां वर्ग वाला, 5वां वर्ग वाला उसका नाम अंतस्थ व्यंजन कौन से अंतस्थ होते हैं, 11 लावा, ठीक है। ये सघोष अल्पप्राण होते हैं, इनको लिख लीजिएगा, ये कोई है ना, इनको आप लिख लीजिएगा, सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है अघोष अल्पप्राण कौन सा होता है, तो दोस्तों केवल और केवल पहला वर्ण वाला, पहला वर्ग ही का हो गया, चा हो गया, ता हो गया, टा हो गया और पा, यही केवल और केवल पहले अघोष अल्पप्राण होते हैं। हमने बताया था ना कि आ से वर्णमाला शुरू होता है, पहले वाली लाइन अघोष हो जाएगी, पहले दूसरी अघोष होगी, मगर अल्पप्राण की बात होगी तो अल्पप्राण केवल एक ही होता है, ठीक है, पहला वाला, ठीक है। चलिए सघोष महाप्राण दोस्तों इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से सघोष महाप्राण होंगे दोस्तों, तो चौथी लाइन, ठीक है, चौथी लाइन और हाहल भी सघोष महाप्राण होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। वही बात करते हैं घोष महाप्राण की दोस्तों, तो इनकी संख्या 8 है। कौन कौन से, तो दूसरा वर्ण वाला खा वाले है ना, खा छा इस तरह वाले ना, और उसके बाद सा सा सा, तो ये दोस्तों हो गए आपके ये टोटल 8। तो आई होप ये दोस्तों बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। अब कुछ चीजें हम बात करेंगे जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कोई भी चीज आपका छूटे, ठीक है। तो समझिएगा संयुक्ताक्षर, यहां से क्वेश्चन बना था पिछली बार यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में। क्या क्वेश्चन था कि देखिए जब प्रथम वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो, ठीक है,
प्रथम वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में बना था, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों उन्हें क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। देखिए मगर एक संयुक्त अक्षर की खास बात क्या होगी कि दोनों वर्ण क्या हो, असमान हो, दोनों वर्ण समान ना हो। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला वर्ण क्या है, पहला वर्ण क्या है दोस्तों, ये क्या है, आधा है, स्वर रहित है। स्वर रहित मतलब क्या, आधा हो, और दूसरा वर्ण स्वर सहित हो। दोस्तों का कबूतर क्या है, स्वर सहित है, मगर दोस्तों दोनों अलग अलग वर्ण हैं। यानी अलग अलग मतलब क्या है कि ये सा है, ये भी सा नहीं है। ठीक है, ये सा है, ये का है, अलग अलग है ना, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। जब पहला वर्ण क्या हो दोस्तों, आधा हो, जिसको स्वर रहित बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, और दूसरा वर्ण क्या हो दोस्तों, स्वर सहित हो, यानी कि संपूर्ण हो, पूरा हो, तो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, संयुक्त अक्षर। मगर दोस्तों इनमें दोनों वर्ण क्या होना चाहिए, दोनों वर्ण क्या होना चाहिए, अलग अलग जाति के, अलग अलग होने चाहिए ना, नहीं तो दोस्तों वो अलग हो जाएगा। ठीक है, तो संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है उसको हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां से क्वेश्चन बना था इसलिए हमने इसको बता दिया आपको। चलिए अगला है द्वित्व ध्वनियां। जब प्रथम वर्ण क्या हो, स्वर रहित हो, और दूसरा वर्ण क्या हो, स्वर सहित दोस्तों, परंतु दोनों वर्ण क्या हो, समान हो। देखिए इसमें और इसमें एक ही अंतर है, यहाँ पे दोनों समान होते हैं द्वित्व में, और यहाँ पे दोनों समान वर्ण होंगे, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग होंगे। देखिए इसमें संयुक्त अक्षर में दोस्तों छत्रंग ग्यासरा भी आ जाएंगे ना, छत्रंग ग्यासरा है ना, ग्यासरा जो संयुक्त अक्षर हमने बताया था वही चीजें हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों वर्ण क्या होंगे, सेम होंगे, उनको युग्मक ध्वनियां भी कहते हैं और दोस्तों द्वित्व ध्वनियां भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली। अब देखिए दिल्ली में ला क्या है दोस्तों, स्वर रहित और फिर ला है, ठीक, समान वर्ण के हैं, ला पूरा भी है, ला आधा भी है, तो ये दिल्ली का द्वित्व हो गया। अक्षुण में दोस्तों आड़ा दो हैं, ठीक है, प्रसन्नता में दो ना है, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, द्वित्व व्यंजन। एक होता है संपर्क ध्वनिया। संपर्क ध्वनिया क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आपके किस में आया था दोस्तों, आपको बताते हैं हम कि जूनियर असिस्टेंट के पेपर में आया था। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के संपर्क ध्वनिया क्या होती हैं, जब ध्वनि देखिए जब एक ध्वनि जब दो व्यंजनों को संयुक्त हो, दो व्यंजनों में क्या संयुक्त हो, ठीक है, तो उसे हम संपर्क ध्वनिया कहते हैं। जैसे संबल में देखिए, संबल में देखिए, संबल में क्या है, सा और बा ध्वनियों के मध्य माँ ध्वनि क्या है, संयुक्त है, संयुक्त मतलब जुड़ी हुई है ना। संबल होगा, देखिए माँ क्या है, बांध के रख रही, उत्पन्न हो गया दोस्तों, ता क्या होगा, दोनों बांध के रख रही, इस तरह से देखते हैं, तो इनको हम दोस्तों संपर्क ध्वनिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। अगला है बलाघात या फिर स्वराघात ध्वनिया। देखिए अर्थ बोलते समय, समझिए शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब वह क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। जैसे इंद्र, देखिए इंद्र बोलेंगे ना दोस्तों, ई पे क्या होता है, थोड़ी देर हम ज्यादा रुकते, इंद्र। विष्णु, विष्णु है ना, देखिए खरकोड़ा वाले खा पे ज्यादा रुकते हैं दोस्तों, जहां पे हम बल में आघात करते हैं या स्वर में आघात करते हैं, थोड़ा समय लेते हैं दोस्तों, जोर देते हैं उस पर, तो दोस्तों वो क्या होता है, बलाघात या स्वराघात ध्वनिया। ठीक है, अब देखिए इसमें संयुक्त अक्षर के पहले के अक्षर पर है ना, देखिए पहले के अक्षर पर दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे ई और वी में है ना, जैसे इंद्र में है ना, द्र के पहले दोस्तों ई पे हमने बल दिया, उस प्रकार से तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्वराघात या बलाघात ध्वनिया। ठीक है, जैसे अंतःकरण, कहीं भी विसर्ग आएगा तो दोस्तों बलाघात ध्वनि होगी। दुख में है ना, निसंदेह या फिर पितृ है ना, पितृ, देखिए यहां भी इक्का, इक्का, कहीं भी संयुक्त अक्षर होगा, आप समझिए कहीं भी अगर संयुक्त अक्षर होगा मतलब कि दो शब्द स्वर रहित तो स्वर सहित आएंगे तब भी होगा, और दोस्तों विसर्ग लगा होगा, हा लगा होगा, ठीक, और त्रि लगा होगा, या फिर दो आधे द्वित्व ध्वनि होंगी तब भी आपका दोस्तों क्या होता है, बलाघात होता है। अनुतान का दोस्तों उतार चढ़ाव, समझे, कुछ शब्दों को बोलते समय उनमें उतार चढ़ाव जो होता है दोस्तों अनुतान कहते हैं। देखिए जैसे तीन प्रकार के अक्षर लिखे दोस्तों, इनके दो तीनों का अर्थ अलग अलग। देखिए ये अच्छा नॉर्मल वाला, ये अच्छा मतलब अच्छा है ना, ये प्रश्न पूछने के उसमें है ना, प्रश्न पूछने के बोध में होता, और ये अच्छा दोस्तों एकदम आश्चर्य वाला होगा, अच्छा इसमें मुंह खुला रह जाएगा आपका, है अच्छा ही शब्द ना, तो इनको अनुतान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। शब्दों में बोलते समय ध्वनि में उतार चढ़ाव होता है ना, जैसे वाला अच्छा कहें, एकदम अच्छा आराम से कह दिए अच्छा है ना, अच्छा, तो ये प्रश्न पूछने बोलते हैं अच्छा, मतलब इसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, विस्मयाद वाला है, मतलब एकदम मुंह खुला खुला रह जाएगा ना ये चीजें। चलिए अब दोस्तों कुछ चीजें होती है अकारांत, इकारांत, इनको लोग नहीं समझ पाते, समझिएगा। अकारांत क्या होता है, जिनमें दोस्तों जिस शब्द में समझिए आ से अंत होने वाले शब्दों को अकारांत कहते हैं। देखिए जैसे राम है तो देखिए यहाँ पे छोटे आ की मात्रा लगी है ना, माँ में छोटे आ की मात्रा संत हुआ है, घनश्याम में, जीवन में, आम में है ना, तो ये सब चीजें दोस्तों क्या होते हैं, इनको अकारांत कहते हैं, जिसका अंत दोस्तों आ से हो। अब आकारांत में क्या, बड़े आ से अंत हो, जैसे रामा है ना, श्यामा, मधुरता, जैसे कौवा है ना, चाहे मात्रा से हो, चाहे जैसे चाहे उसकी मात्रा लगी बड़ी आके, चाहे खुद बड़ा आ जाए है ना, तो आकारांत हो गया। अब इकारांत में क्या होगा, छोटी से शुरू लास्ट होगा, जैसे राशि हो गया, अवधि हो गया, राई हो गया है ना, उस तरह से उकारांत, इकारांत क्या होगा, बड़ी से अंत होगा, देख सकते हैं आप है ना। इसी प्रकार से उकारांत में बड़े बड़े उसे, और ओकारांत में ओ से हो जाएगा। इस तरह कुछ भी बना दे, वो पागल बनाने के कुछ भी कह दे, आपको बस ये समझना है कि जिससे अंत होगा वही हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए दोस्तों शब्दकोश में दोस्तों आप समझ सकते हैं ये पूरा शब्दकोश है, ठीक है। अब ये शब्दकोश हमने बताया किस लिए, अधिक कभी कभार क्या कहता है आपसे पूछ लेगा, जिससे कोई चीज़ सजाने के लिए पूछेगा, आपसे पूछेगा भैया, है ना, पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन देगा आपसे कि कहेगा भैया, जैसे हमने कहा कि कुछ चीज़ दे दिया, 3-4 अक्षर दे दिया आपसे, पूछ लिया दोस्तों क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक, क्षत्रिय हो गया, है ना। और दोस्तों गमला, गमला कह दिया, ठीक है। और हमने क्या कह दिया, खर कह दिया, खर। अब पूछ लिया इनमें से पहले नंबर पर कौन सा वर्ण आएगा, जैसे डिक्शनरी में देते नहीं एप्पल और बॉय, तो इनमें पहला कौन सा होगा, ए से पहले आता है, तो इसमें कौन सा वर्ण पहले आएगा, तो आप दोस्तों कंफ्यूज खा जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा भैया छा सबसे बाद में आता है और गा तो खा के बाद आएगा, तो आप खर लगा दोगे, मगर दोस्तों ऐसा गलत है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना, ये डिक्शनरी इसके हिसाब से लगाना। आप देखिए छा पहले आएगा, देखिए पहले क्या आएगा, पहले का होता तो का वाला लगा देते हैं, मगर का नहीं है ना। अब छा आएगा पहले, उसके बाद दोस्तों खर आएगा, फिर गमला। तो पूछेगा तीसरे स्थान पे कौन, तो गमला हो जाएगा। पहले स्थान पे कौन होगा, अच्छा छतरी वाला। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा है कि संयुक्त अक्षर है, ये का और सा से मिलकर बनता, तो का और सा से ना, तो ये पहले ही आ जाएगा। तो इसमें भी देखते हैं खा के पहले आया छा, तो छा वाला पहले स्थान पर होगा। तो ये है दोस्तों डिक्शनरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस हिसाब से आपको दर्शाना होता है। चलिए अब देखिए वर्ण विच्छेद का होता है, ये वर्ण विच्छेद देखिए इस तरह हमने करके बताया है, ठीक। वर्ण विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, किसी भी शब्द के वर्णों को अलग अलग दर्शाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल है दोस्तों, तो कमल में क्या सब कुछ अलग अलग कर दो, जैसे का अलग कर दिया, हलंत लगाया, इसमें आ की मानता निकाल ली, आ निकल लिया अलग, फिर माँ में हलंत लगाया दोस्तों, माँ को आधा किया, इसके आ की मानता हटा ली, फिर ला में। उसी प्रकार विद्यालय दोस्तों, वी देखिए विद्यालय, तो वी में दोस्तों वी देखिए कैसे निकालेंगे, वाह निकाला, इसमें छोटी की मानता अच्छी, छोटी में मानता लिख दिया, दा देखिए दा आधा था, इसमें से आ निकलेगा नहीं, फिर दोस्तों या लिखा, या में बड़ा की मानता निकाला, ला में छोटे आगे मानता और या में छोटे आगे मानता, ये निकल गया। अब स्वास्थ्य देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए सा लिखा, सा आधा था, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से आ नहीं निकलेगा। वाह है तो वाह में बड़ा निकल आएगा, और आधा सा है तो आधा सा, फिर इसमें भी हाल आ नहीं निकलेगा, था भी आधा है, था में भी नहीं निकलेगा, या में दोस्तों निकल जाएगा, ठीक। छत देखिए छः, अब छः में दोस्तों छा कैसे लिखते हैं, छा को कैसे लिखते हैं, का और सा, है ना, का प्लस सा, तो ये छा मिलता है। अब इसको भी हल निकाल लो, आ निकाल लो, फिर दोस्तों या निकाल लो और आ निकाल लो, या में नीचे हलन लगाना, ठीक, तो ये हो जाएगा छः। छतरी दोस्तों कैसे लिखते हैं, इस तरह से देखिए, छा किससे मिलता है, तो का और सा से, है ना, हमने बताया ना संयुक्त अक्षर में का और सा मिलके छतरी बनेगा। और त्रा किससे मिलेगा, ता और रा से, ता और रा से। तो देखिए का और सा दोस्तों ये मिलके क्या बनाएंगे, छा बना देंगे, मगर सा से भी हलन हटाएंगे, हलन लगा देंगे दोस्तों, आ निकल आएगा, तो छा होगा। और त्रा किससे, ता और रा से मिलता है, और इसमें बड़ी किसकी मात्रा बड़ी ई की, और या दोस्तों सिंपल हो जाएगी या आ, है ना। इस तरीके से दोस्तों हम वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका वर्णमाला समाप्त हो गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारी ये ई बुक है, अगर आप इसे परचेस करना है परचेस कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, देखिए पूरा वर्णमाला होगा, विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द दोस्तों, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयार्थ बोधक, निपात, वाक्य सब कुछ होंगे, लिंग, वचन, कारक, काल, है ना, और संधि, समास, रस, छंद, अलंकार, रचनाएं थोड़ी बहुत होंगी, ठीक। इसके अलावा दोस्तों जो आपके एकार्थी शब्द, अनेकार्थी, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम शब्द सब कुछ होगा दोस्तों, लगभग इसमें हिंदी का सब कुछ होगा दोस्तों। अगर आप इसे परचेस करना तो दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। पहले इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर दीजिएगा 50 रुपये, ठीक। पीडीएफ के रूप में मिलेगी 50 रुपये करके दोस्तों, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं दोस्तों, इसका लिंक हम नीचे देंगे, वहां से भी आप खरीद कर परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारी और भी ई बुकें हैं, जैसे हिंदी साहित्य इतिहास हो गई, वो पूरा 50 रुपये वो भी है, और एक हिंदी के लैंग्वेज के दोस्तों, भाषा और उसके परिवार के दोस्तों वो 25 रुपये की है, और दोस्तों एक पत्र लेखन की वो भी 25 रुपये। तो जो आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस नंबर पे आप पैसे सेंड करके दोस्तों इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, फिर नीचे उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, एक बार हम दोबारा आपसे कहना चाहते हैं कि जाइए प्लेलिस्ट पर, वहाँ दोस्तों मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी ज्ञान बैच 2022 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, यहाँ जाकर के आप पूरी संपूर्ण हिंदी पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसी लगी आज की ये क्लास। थैंक यू।